क्या सोच रहे हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ? मैं ये सोच रही हूँ कि मेंडल ने क्या सोचा था। तो जानते हैं कि मेंडल ने क्या सोचा था। वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। आई एम नीलम, योर बॉटनी टीचर, एंड आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स का सेकंड सेशन, मतलब सेकंड लेक्चर में जो भी चीज हम पढ़ने वाले हैं आप देख सकते हैं वो क्या है, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। वैसे फ्यू बेसिक्स ऑफ जेनेटिक वी हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट क्लास, है ना। हमने काफी सारी टर्म्स को पढ़ लिया था। आज के सेशन में हम मेंडल की गाथा को जानेंगे कि क्या थी उसकी कहानी, उसने क्या सोचा था, क्या क्या काम किए थे। शुरू करते हैं मेंडल से। अब मेंडल की बात आती है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि वो कितने साल जिए थे, है ना। तो मेंडल का लाइफ ड्यूरेशन कितने टाइम का था? तो मेंडल जो अपने थे सर ड्रीजर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम क्या था? ड्रीजर जॉन मेंडल, ड्रीजर जोहन, ठीक है, मेंडल, ये तो उनका पूरा नाम था। अब इनका बर्थ तो हुआ था 22 जुलाई, ठीक है। इनका बर्थ कब हुआ था? 22 जुलाई का। तो इनका बर्थडे ऑलरेडी जा चुका है। प्लस इनकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये कितने साल तक जिए थे वो देखो। इनका जन्म हुआ था ईयर 1822 में और इनकी डेथ आफ्टर 62 ईयर्स हो गई थी। वो भी पता है क्या हो गया था? इनकी किडनी फेलियर की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। इसलिए तुम्हें क्या करना है? बढ़िया बढ़िया खाना खाना है, अपनी किडनी को ज़्यादा कष्ट नहीं देना है, वरना वैसे तो तुम किडनी बेचने के लिए रेडी हो जाते हो, है ना, कि चलो ये फ़ोन ले लेते हैं, वो फ़ोन ले लेते हैं, पर किडनी बचेगी तभी तो होगा ये काम। तो हमें अच्छा अच्छा खाना खाना है। उस टाइम पे मेंडल की डेथ भी इसी वजह से हुई थी। प्लस में इनका बर्थ कब हुआ था? इनका बर्थ हुआ था 22 जुलाई को। ही बॉर्न ऑन 22 जुलाई ठीक है। प्लस में कब, कहाँ? 22 जुलाई को हुआ था। और कहाँ हुआ था? इन अ सिलिसियन विलेज, जो कि था एक कंट्री है यूरोप में जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनका बर्थडे कहाँ, मतलब बर्थ डेट, बर्थ प्लेस क्या है? ऑस्ट्रिया। गांव का नाम सिलिसियन विलेज है। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी ये चीज बता दी थी। प्लस में जैसे कि हमारे देश के पिता, राष्ट्रपिता कौन है? सबको पता है। तो इसका ही राष्ट्रपिता कौन है? इसका पिता, सॉरी राष्ट्रपिता नहीं, इसके पिता कौन है? तो ड्रीजर जॉन मेंडल, वो क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? अब आपको पता चल गया। प्लस में जैसे कि जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि ये किसने किया था, ये आपको पता है, बता चुकी हूँ वैसे तो मैं, कि जेनेटिक्स में ये स्टडी करते हैं। तो जेनेटिक्स की टर्म किसने दी थी हमें? जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन, ठीक है, कि हम अपने पेरेंट्स से कैसे के जैसे दिख रहे हैं नहीं, या हमारे पेरेंट्स में से जो चीज हमारे अंदर आई है वो कैसे आई, प्लस में हम उनसे थोड़ा थोड़ा अलग क्यों है, ये चीज हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। तो उसी को ये जो डेफिनेशन है कि मैं इस चीज को जेनेटिक्स कहूंगा या जेनेटिक्स कहूंगी या कोई भी नाम हम A to Z किसी भी प्रोसेस को देते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी किसने दी है? टर्म वाज गिवन बाय, बताओ, नहीं पता? टर्म वॉज गिवन बाय बेटसन, ठीक है, बेटसन। अब इसको याद करने का तरीका मैं बताती हूं, कैसे याद करना है आपको। बेटसन, ये आपको दी थी बेटसन ने। अब देखो, फादर हम याद करते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो पापा याद रह गए। जेनेटिक्स के फादर कौन है? मेंडल जी। अब फादर से बेटा याद आ जाता है, अब बेटे की इंग्लिश बना दो तो बेटसन, याद हो गया, बस खत्म यहीं पर कहानी। अब और क्या बात है कि इनका जन्म, ये 62 ईयर्स के लिए, इनकी एज कितनी थी जब ये खत्म हुए? 62 ईयर के लिए, ठीक है, इतने टाइम तक ये जिंदा थे। अब एक और कहानी यहाँ पे ये है
कि मेंडल ने, मैंने अभी बोला ना कि मेंडल क्या सोच रहा था, तो मेंडल को हमेशा ही एक्सपेरिमेंट, हमेशा ही कुछ नया खोजने में बहुत इंटरेस्ट ही था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेंडल ने ही जेनेटिक्स के बारे में कुछ बोला है, ना ना ना। इससे पहले हम पढ़े थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 8000 से 1000 बीसी बिफोर लोगों को पता था कि वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिडन है। तो आपको क्या लगता है कि मेंडल से पहले कोई नहीं आया होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है। मेंडल से पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बट समथिंग वाज यूनिक इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। व्हाट वाज दैट? वो ये था कि मेंडल ने जो ये इनहेरिटेंस यहां पे देखो क्या क्या आ रहा है, इन हमारे अंदर वो कुछ गुण आ रहे हैं, हेरिटेंस हेरिडिटी, जिससे कि हम उनके जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो इनहेरिटेंस जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, जैसे कि उसने बताया कि इनहेरिटेंस हम एक जीन को लेके पढ़ाएंगे, या उसने रिसर्च की, उसके बारे में कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखा कि मैं 2 जीन को लेकर के भी एक्सपेरिमेंट प्रूव कर सकता हूं, मैं 3 जीन को भी लेकर के एक्सपेरिमेंट प्रूव कर सकता हूं। आप थोड़ी सी दिमाग लगाओ, थोड़ी सी है, थोड़ा बहुत तो है, तो दिमाग लगाओ। क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं ना, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, एक ही जीन लेते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 जीन्स की स्टडी करते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 3 की। दिस वॉज द थिंग दैट वॉज यूनिक फ्रॉम अदर साइंटिस्ट विच मेंडल वर्क ऑन। ओके, तो ये चीज काफी ज्यादा अलग थी। अब यहाँ पे यही चीज हम लिखते हैं कि मेंडल वर्कड ऑन पी प्लांट। अब मटर पनीर के ऊपर ना, मटर के ऊपर मेंडल ने क्या किया, मेंडल वर्कड ऑन पी प्लांट, वर्कड ऑन पी प्लांट। कितने साल तक उसने किया? 7 साल तक ये काम। फॉर 7 years ही डिड वर्क फॉर 7 years ऑन द पी, है ना। इसने इतने साल तक, अब वो भी कौन कौन से ये देख लो, 7 साल तक किया है। तो 1856 से लेकर के 1863 तक इतने साल उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कर लिए। चलो जी, ये बात भी हो गई, 7 साल तक ये किया। प्लस आपको पता है कि क्या एक्सपेरिमेंट का नाम था? वो था क्या था? वो था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ही डिड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अभी इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मैं कुछ टर्म्स आपको बता रही हूं, जो कि आपको इवोल्यूशन, जो कि आपको जेनेटिक्स, जो कि आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इन सारी जगह पे बहुत काम आने वाली है। तो आगे वाली 2 टर्म्स को बहुत ध्यान से सुनना, और बहुत ही इजी है, लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं है, अरे जीनोम, जीन, तो ये टर्म्स हैं और मैं इनका नाम ले रही हूं, तो आप क्या सोचोगे, जीन से रिलेटेड कुछ है, बट एग्जैक्ट मीनिंग हमें ज्यादातर नहीं पता होता है। तो वो देख लेते हैं हम कि वो टर्म्स क्या हैं। तो टर्म्स यहाँ पे ये हैं, वो टर्म, 2 जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, वो है आपका जीनोम। वो है आपका जीनोम। अब जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है, सपोज एक हमने रैबिट ले लिया, ठीक है, रैबिट ले लिया, खरगोश ले लिया। अब खरगोश में जो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, हम डिप्लॉयड है, मतलब हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, मतलब एक सेट क्रोमोसोम होता है 23 का। अब 23 और आ जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, तो हम बोल देते हैं डिप्लॉयड। तो 1 set of chromosome present in any organism, 1 set of chromosome present in any organism, ठीक है, that is the genome। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात कर लें ह्यूमंस की। अगर हम ह्यूमंस को लें तो हमारे पास क्या होता है, 23, दिस इज आवर जीनोम, नॉट 46 हमारा जीनोम नहीं है। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, वो क्या है, जीन पूल। जीन
पूल, ठीक है। जीन पूल क्या है? जीन पूल ये है कि कितना टोटल जीन, सपोज कर लो इफ आई टेक ए एग्जाम्पल, वी हैव अ स्कूल एंड वी हैव मेनी स्टूडेंट्स इन इट, 1000 ले लो, टीचर्स मिला लो, तो अगर मुझे जानना है कि उस स्कूल का जीन पूल कितना है तो मैं क्या बोलूंगी? द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन इन दैट पॉपुलेशन। आगे बात समझ? तो मैं क्या बोलूंगी? द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन, द सम टोटल ऑफ, एक सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स इन अ सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। ये तो अपना हो गया क्या, इसको हम बोल देते हैं जीन पूल। तो दो टर्म आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी सी क्लियर हो चुकी हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ये मेंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट में हमें क्या पढ़ना है कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल डिड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, और उसमें क्या किया था? जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसमें क्या अनोखी कहानी थी? मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स को लिया था, मतलब ट्रू पेरेंट्स को। जैसे कि उसने क्या किया कि ऐसे नहीं था कि वो लोग क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं बहुत टाइम से, नहीं, उसने प्योर लाइंस को लिया था। ही टुक प्योर लाइंस। मैं बताऊंगी आपको क्या है वो चीज, एज पेरेंट, ठीक है, उसने उनको लिया था एज पेरेंट और फिर उसने, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि मैं एक और किस चीज के बारे में बताने जा रही हूं। मैं बताने जा रही हूं प्योर लाइन के बारे में, ठीक है। तो यहां से आपको एक और डेफिनेशन मिल गई जो कि क्या है? प्योर लाइन, प्योर लाइन, ठीक है। प्योर लाइन का मतलब क्या है? प्योर लाइन का मतलब ये है कि ऑफस्प्रिंग, या फिर हम पेरेंट्स को ले लेते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म सेवरल जनरेशन तक जिसने सेल्फ पॉलिनेशन किया है, सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए किया है, तो उसमें काफी सारी जनरेशन्स तक क्या रहेंगे? स्टेबल ट्रेट रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? अ ट्रू ब्रीडिंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्योर लाइन, या फिर मैं इसको एक नाम से और जान सकते हैं, हम बोल सकते हैं ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है। तो a true breeding or a pure line has been cross pollinate for several generation and that shows the, लिख लेते हैं, चलो इसको लिख लेते हैं। ये तो रफ हो गया, क्या हुआ है ये? A pure line is undergone self pollination फॉर सेवरल जनरेशन, और हम यहां पे कॉमा लगा के ये बोल सकते हैं एंड स्टेबल इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड एंड इट्स एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशंस, ठीक है।
ऑल राइट, अब समझ आ गई। अब आप कहोगे मैम ये डेफिनेशन मुझे बहुत क्लियर तो अभी भी नहीं है, तो मैं बता देती हूँ उसको समझने के लिए, फिर हम यहीं पे आएंगे दोबारा से इस डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे इस ब्रीडिंग के बारे में, जैसे कि हमने ले लिया प्योर लाइन के लिए समझने के लिए, हमने क्या ले लिया है, एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, अभी नहीं लिए हैं, लेट अस टेक इट। तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया यहाँ से, मैं क्या कह रही हूँ, मैंने दो पेरेंट्स ले लिए, अब मुझे सेम सेम पेरेंट्स ले लेने हैं, जैसे कि मैंने एक पेरेंट ले लिया ये, ठीक है, और मैंने क्या लिया, एक पेरेंट ले लिया ये। अब मैं क्या करूंगी, इनके जो बच्चे होंगे उनकी शादी किसी और से नहीं करानी है, हमें घर में ही, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेट कराना है। जैसे कि ये इसके जो बच्चे आए वो भी कैसे ही होंगे, ऐसे ही। अब वैसे ही बच्चे, ऐसा नहीं है, आप कहीं और भी जा सकते हैं, ठीक है, दूसरी गांव में जो भी है, हम एग्जाम्पल इसके ले रहे हैं, मटर का खानदान जो दूसरा है हम वो भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हमें सेल्फ पॉलिनेट कराना है, मतलब वो बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन, हाँ बाबा, आपको इसके केस में नहीं पता चलेगा कि मटर तू तो उस गांव का लग रहा है मुझे, है तेरा नाम, आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता, तो हमें क्या कराना होगा, हम फिर सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे, उसी पेड़ के जो सीड्स निकलेंगे उनको ही हम सो करेंगे, फर्दर हम वही करते जाएंगे, ठीक है। तो जब सीड्स कैसे बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, उससे पहले पॉलिनेशन होता है, तो वो सेम प्लांट में ही आपको कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पेरेंट्स आए, इनको बच्चे आए तो उनको पेरेंट्स बना दिया, अब सेवरल जनरेशंस तक आप यही कर रहे हो, और इनमें एक स्टेबल ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, ये चीज समझ आ गई। अब आपने चाहे ऐसे पेरेंट ले लिए, मैं हर तरीके के पेरेंट्स लेकर के बता रही हूं, ये भी क्या होता है, ये भी प्योर लाइन ही बनाएंगे, ठीक है, आप यही करवाते जाओ, सेल्फ पॉलिनेशन, प्योर लाइन। यहां पे क्या लिखे, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड आप चाहे हेट्रोजाइगोट ले लो, मतलब दो एलील्स एक जीन में अलग अलग हैं, तो हमारे पास क्या आया, ये और ये चीज। अब आप उसको करते रहो पॉलिनेट, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करते रहो, आगे बात समझ। तो ये भी एक क्या प्योर लाइन बना देंगी, ये तीनों क्या बना देंगी, प्योर लाइंस आपको दे देंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं अ ऑर्गेनिज्म, अ प्लांट, अ पी प्लांट विच इज टॉल, उसके पापा कैसे, मम्मी पापा कैसे हो सकते हैं, होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी होते हैं। लेकिन अगर इफ अ शॉर्ट प्लांट इज देयर, तो मैं क्या कहूंगी, क्योंकि शॉर्ट तो तभी कोई बनेगा जब उसमें दोनों ही रिसेसिव एलील्स होंगे, तो आई एम प्रिटी मच श्योर अगर कोई शॉर्ट बच्चा यहाँ पे आता है तो उसके पूर्वज क्या हैं, मतलब उसके पेरेंट्स क्या हैं, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता है आप क्या कहोगे, ये रटने की चीजें नहीं होती हैं, यहां से हमने ये चीज को क्या किया है, समझा है, इस चीज को हमने एज ए कंक्लूजन हम लिख रहे हैं कि ऐसा हुआ है इस ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन के केस में। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से सुनो, समझो क्या हुआ है कि इफ आ ऑफस्प्रिंग इज स्मॉल, क्या लिखेंगे, इफ ए ऑफस्प्रिंग इज स्मॉल, ठीक है, किस केस में, इन केस ऑफ प्योर लाइन, ठीक है, इन केस ऑफ इफ नॉट ए बट सारे ही बच्चे, ठीक है, इन केस ऑफ प्योर लाइन, देन पेरेंट्स आर homozygous recessive, parents are homozygous recessive, ठीक है, ये चीज हो गई। बट इफ अ ऑफस्प्रिंग इज टॉल इन केस ऑफ प्योर लाइन, सिमिलर चीज, प्लीज ये ध्यान रखना जरूर कि मैं प्योर लाइन की बात कर रही हूं, अगर मैं प्योर लाइन की बात ना करूं यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है ना। आपको याद है वो एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, मैम अभी आपने पढ़ाया नहीं है, कैसे याद होगा, तो फिर इसको याद रखो क्योंकि हम इस नॉलेज को वहां पे कोरिलेट करेंगे। तो यहां पे क्या रखना है, इफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, इज टॉल
इन केस ऑफ प्योर लाइन, ठीक है, तो पेरेंट्स कैन बी हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस टॉल, और मतलब वो हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस टॉल दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। आ गई बात, मैंने लिख दिया ना, आ गई यहां से ये चीज समझ। तो अब आगे चले, प्योर लाइन की बात हमारी हो चुकी है, अब चल लेते हैं हम कुछ चीजों के ऊपर। जब मेंडल ने बहुत अच्छी शुरुआत करी थी अपने एक्सपेरिमेंट की, तो एक्सपेरिमेंट से बात आई तो मैंने ये कहा कि मेंडल से पहले बहुत लोग आए थे, बट मेंडल में समथिंग वाज यूनिक उसके एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम उसी की कहानी को अब आगे। अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स लिए, क्या लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, ये सारी बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो इनिशियली जब मेंडल को एक्सपेरिमेंट करना था, इनिशियली मेंडल टुक 34 कैरेक्टर्स, 33-34 के अराउंड उसने कैरेक्टर्स लिए मटर प्लांट के, कि मैं इनकी स्टडी को करूंगा। जैसे हम फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, ये सब पढ़ते हैं ना, इन सब को जानते हैं कि कैसे हमने बनाते हैं पूरा क्रॉस। तो मेंडल ने कहा कि मैं ऐसे 34 कैरेक्टर्स लूंगा और उनके क्रॉस को बनाऊंगा। अब मेंडल को याद आ गई, अरे भाई अगर ऐसा कर लिया तो ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये 7 को नहीं पढ़ पा रहे, 7 कैरेक्टर्स को नहीं पढ़ पा रहे। उसने कहा चल यार हम इसको 22 कर देते हैं। तो उसने कहा चलो 22 कैरेक्टर को पढ़ लेते। फिर बोला नहीं भी, अभी भी ज्यादा है, अभी भी नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा। तो उसने क्या किया, फाइनलाइज किए 7 एक्सपेरिमेंट्स को। ही फाइनलाइज 7 एक्सपेरिमेंट, 7 कैरेक्टर्स, 7 एक्सपेरिमेंट नहीं, 7 कैरेक्टर्स उसने फाइनलाइज किए, ठीक है। आउट ऑफ 34 ही फाइनलाइज 7 कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर क्या क्या थे, लेट्स चेक आउट दैट। अब उनको बात कर लेते हैं 7 कैरेक्टर को। तो हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आप भी साथ के साथ ड्रॉ करो उस टेबल को, और यहाँ पे लिखते जाओ सारी चीजें। ओहो, ठीक है। अब यहां पे एक और क्या हो गया, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, यहां पे लिखेंगे हम कैरेक्टर्स, ठीक है। अब हम यहां पे ले लेते हैं क्या, हम यहां पे ले लेते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर को, ठीक है। उसका डोमिनेंट एंड रिसेसिव, चलो तो पहले उसकी बात करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर की, जो कि अपने पास क्या है, अरे ये भी ना, चलो हाँ शुरू करते हैं, नो वरीज। पहले हम बात कर लेते हैं स्टेम हाइट की, ठीक है। स्टेम हाइट, ओके। तो स्टेम हाइट कैसी है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, टॉल, और रिसेसिव क्या है, ड्वार्फ, और यू कैन से स्मॉल। अब ये चैप्टर की शुरुआत ऐसी हुई है कि चाहे कोई किसी भी क्लास में हो वो इस चीज को पढ़ सकता है। अगर जेनेटिक्स आप पढ़ना चाहते हो तो आप किसी भी क्लास में हो, आप इन चीजों को पढ़ सकते हो।
अब उसके बाद आ जाते हैं हम फ्लावर कलर की, ठीक है। फ्लावर कलर की बात करें तो अपने पास क्या आएगा फ्लावर कलर में? वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट और वाइट। अब हम आगे बात करें थर्ड कैरेक्टर की, तो वो क्या है? फ्लावर पोजीशन। तो ये क्या हो गया? एक्सियल और टर्मिनल। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ कैरेक्टर की। फोर्थ कैरेक्टर अपने पास क्या है? फोर्थ कैरेक्टर अपने पास है सीड शेप। सीड शेप। फिर हमारे पास फिफ्थ कैरेक्टर क्या है? सीड कलर। फिर हमारे पास क्या है? एक और है हमारे पास, सिक्स्थ वाला क्या है? पॉड कलर। फिर हमारे पास सेवेंथ क्या है? पॉड शेप। अब इसमें तो कुछ समझाने वाला नहीं है, आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सीड शेप में क्या आ जाता है? सीड शेप में ये आ जाता है कि सीड शेप में हम ये लिखेंगे कि सीड कैसा अच्छा होना चाहिए। अब बताओ, राउंड सीड हेल्दी है या आपको सिकड़ा हुआ सीड रिसेसिव होना चाहिए? तो यहाँ पे राउंड सीड शेप क्या है? डोमिनेंट है, हेल्दी है। और कंस्ट्रिक्टेड क्या है? यहाँ पर रिसेसिव है। कंस्ट्रिक्टेड क्या है यहाँ पर? रिसेसिव, ठीक है। और सीड कलर, सीड का कलर हमारे पास एक होता है वाइट, सॉरी येलो। येलो सीड हेल्दी माना जाता है। और यहां पर ग्रीन सीड कैसा माना जाता है? रिसेसिव, ठीक है। अब पॉड कलर, फली, पॉड का मतलब होता है फली। फली कैसी होनी चाहिए? पॉड कलर, हमारे पास पॉड कलर होना चाहिए ग्रीन, ठीक है। फली सफेद नहीं अच्छी होती है। और यहाँ पे ये येलो, सफेद या येलो, ड्राई होने के बाद वो थोड़ी वाइट हो जाती है। और सीड शेप यहाँ पे फ्लैट, पॉड शेप फ्लैट एंड सेम कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी यहाँ पे टेबल। एक सेकेंड, चलो समझ आ गया ये? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम और कौन सी बात पे चलते हैं? हम इस कहानी पर चलते हैं कि मेंडल ने क्यों पी प्लांट को ही चूज किया था। वाई मेंडल चोज ओनली, और वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। ओके, तो इस बात को पढ़ लेते हैं। वाई, ठीक है। अब मेंडल ने मटर के पेड़ को ही क्यों चुना? अब मेंडल ने मटर के पेड़ को इसलिए चुना क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन थी बहुत कम। हाँ जी, तो पहला रीजन क्या है? लाइफ स्पैन वॉज वेरी स्मॉल।
बस एक ही फसल का टाइम लगता था इसमें बस, और काम खत्म। तो लाइफ स्पेन कितना था? 3 to 4 months, जो कि बहुत ही स्मॉल है और बहुत सही है। प्लस लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन, ठीक है, इन लेस टाइम, इन लेस टाइम। सेकंड क्या है? थर्ड क्या है कि ये प्लांट कैसा था? बाइसेक्सुअल था। तो आपको जब पॉलिनेटर्स ना मिले तो आराम से फर्टिलाइजेशन हो, आराम से सीड बन जाए। ये क्या था? बाइसेक्सुअल, ठीक है। प्लस इसमें हमें क्या कराना बहुत इजी था? क्रॉस पॉलिनेशन कराना बहुत ही ज्यादा इजी था, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन बहुत इजी था, क्रॉस पॉलिनेशन कराना, ठीक है। कैसे कर सकते हैं आपको पता होगा, पहले चैप्टर अभी हम जो पढ़ के आए हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ एंथर या फिर बैगिंग करने से हम क्या करा सकते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। और रिमूवल ऑफ एंथर को क्या बोलते हैं ये बताओ? उसको बोलते हैं हम क्या क्या बोलते हैं? इमैस्क्यूलेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमैस्क्यूलेशन। तो ये तो हो गई मटर की कहानी। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ये है कि मटर के प्लांट्स को ज़्यादा ना वो ज़रूरत नहीं पड़ती, केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मेंटेनेंस वॉज वेरी लो। मेंटेनेंस वॉज वेरी लो, ठीक है। मेंटेनेंस बहुत ज्यादा कम था। ये तो हो गई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट और क्यों। अब पता है क्या, मेंडल के इतने काम के बाद भी मेंडल का काम ना फेमस नहीं हुआ। तो व्हाई मेंडल वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड इन अ वेरी गुड जर्नल, या फिर मेंडल का काम फेमस क्यों नहीं हुआ? लोगों ने उसको उस टाइम पे क्यों नहीं पूछा? जाने के बाद पूछा है, बताओ क्या फायदा? तो मेंडल वर्क वॉज नॉट फेमस एट दैट टाइम। वाई? अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी फेमस नहीं हुआ, इतना तो आप समझते हो ना कि अब तो हो चुका है। उस टाइम पे क्यों वो फेमस नहीं हुआ? तो उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी ये है कि मेंडल ने बहुत क्या क्या था। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका काम एक बहुत अच्छी जर्नल में नहीं पब्लिश हुआ था। जर्नल वो होती है जहाँ पे आप अपने सारे रिसर्च जो भी हमारी कंट्री के लोग पढ़ते हैं उसमें रिसर्च, जैसे कि मैं एक बहुत ही अच्छी जर्नल का नाम बताऊं तो वो है फ्लोरा, ठीक है। तो उसने एक अपना काम अच्छी जर्नल में पब्लिश नहीं किया था। ही डिड नॉट पब्लिश और हिज वर्क was published in an ठीक है। तो ये क्या है? ये कैसी जर्नल है? ये कैसी जर्नल है भाई? ये ऐसी जर्नल है जो कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं, बस कहने के लिए है, ठीक है। ये वाली जर्नल सिर्फ नाम की जर्नल है। यहाँ पे लोग पब्लिश तो कर देते हैं बट ये वो जर्नल्स होती हैं जो फेमस नहीं होती हैं, तो उसका काम भी फेमस नहीं हुआ इसी वजह से, है ना। अब क्या आ जाती है? बात आ जाती है उसकी काम की कि उसने क्या यूज किया था। अब जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो मेंडल ने बहुत सारे मैथमेटिकल लॉजिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया अपने एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करने के लिए। जो लोगों के परे था, उस टाइम पे लोगों के परे था, वो लोगों को समझ नहीं आता था। तो ये पॉइंट अब आप लिखो, क्या? ही यूज्ड स्टैटिस and used mathematical
लॉजिक्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इसका काम फेमस नहीं हुआ। और तीसरी चीज मैं बताऊं आपको क्या थी, तीसरी चीज ये थी कि वहां पे उस टाइम पे कम्युनिकेशन, अभी तो हाँ हेलो तुरंत फोन कर देंगे, टेक्स्ट कर देंगे, भाई ये हो गया वो हो गया, है ना। उस टाइम पे तो क्या होता था, बहुत ही कम्युनिकेशन बहुत क्या थी, नेट पे आप तुरंत पब्लिश कर दो सारी चीजें, जो भी आपको करना है, सब पेटेंट कराना है, कुछ भी फटाफट हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे क्या था, कम्युनिकेशंस वाज नॉट गुड एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई कि क्यों मेंडल का काम पब्लिश नहीं हुआ। अब पता है क्या हुआ, एक चीज और, मेंडल डर गया, मेंडल डर गया, जो डर गया सो मर गया। अब पता है क्या, मेंडल क्यों डर गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी थी। अब ये आपको भी पता है, हम खुद को जान ही नहीं पाते और हम क्या कहते हैं, हमसे नहीं होगा, हमसे काम नहीं होगा, क्योंकि हम अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं। भरोसा तो रखो, ट्राई तो करो, काम तो होगा। अब मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट पे काम कर लिया। लेकिन 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 यहाँ पे क्या होता है, दो साइंटिस्ट आते हैं, अब बता बेटा तू, मैं तेरे को और प्लांट दे रहा हूं, तू उन पे करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। तो यहाँ पे दो और साइंटिस्ट आए। यहाँ पे कौन से साइंटिस्ट आए, नाइट एंड गॉश, ठीक है, देखो नाम भी क्या है, नाइट एंड गॉश। ये दो आए और इन्होंने कहा, मेंडल जी आप काम करो, एक और प्लांट पे, हॉकवीड पे कर दो और एक बीन्स पे कर दो, मैं मान जाऊंगा कि आपने क्या किया है। इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप, मेंडल को बोला, आप कौन, मेंडल, इन्होंने कहा कि आप काम करो किस पे, वर्क ऑन, आप कौन है यहाँ पे, मेंडल। मेंडल से कहा कि आप काम करो, वर्क ऑन, किन किन चीजों पे, आप काम करके दिखा दो, बीन्स पे, हॉकवीड प्लांट पे, ठीक है, एंड किस पे, एक और आपके पास एक और क्या है, फैब, या फिर हम बीन्स बोल सकते हैं, ठीक है, बीन्स, बीन्स का नाम क्या था, लब लब, ठीक है, हाँ लब डब, हार्ट साउंड्स होती है ना, तो ये क्या है, लब लब। अब मेंडल ने क्या करा, चल भाई मैं एक्सपेरिमेंट करने चलता हूं। अब मेंडल को बस ये था, हो तो जाएगा, जितना मैं होशियार हूं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा। लेकिन प्लांट में ही कोई गड़बड़ आ गई, पार्थिनोकार्पी भी करते हैं ये। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट को प्रूव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि तब तक तो शुरुआत थी ना, तो मेंडल को ना कॉन्फिडेंस नहीं आया, एंड ही फेल टू प्रूव हिज एक्सपेरिमेंट ऑन दीज टू प्लांट। नाइट एंड गॉश ने कहा, चल तेरा काम अभी तो नहीं बना, तूने कुछ नहीं किया है, जब सब पे नहीं कर पाया तो हमें क्या पता कि एक्सपेरिमेंट सही है या नहीं। लेकिन दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बुरे लोगों की भी नहीं है, तो अच्छे लोगों की भी नहीं है कमी, है अच्छे लोग, बस हमें भरोसा रखना है, विश्वास भी करना होता है, वरना पता कैसे चलेगा कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। तो हमारे पास क्या होता है, रीबर्थ होता है जेनेटिक्स का, रीबर्थ ऑफ जेनेटिक्स। कैसे, जेनेटिक्स का दोबारा जन्म कैसे हुआ, वहां पे लिख लो, मेंडल फेल्ड हियर, और मेंडल ने क्या कर दिया यहाँ पे, फेल्ड ड्यू टू कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर वो थोड़ी और रिसर्च करता तो उसे पता चल जाता, ठीक है। तो हाँ, अब रीबर्थ ऑफ जेनेटिक्स कैसे हुआ, हमारे पास ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ठीक है, 19 उसी सदी में तो मेंडल का जन्म भी हुआ था, उसी टाइम पे साइंटिस्ट भी आ गए थे, बट थोड़े लेट, ठीक है। तो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में ये काम हुआ है। 3 साइंटिस्ट आए, बड़े भले मानुस थे, बड़े भले, उन्होंने इसकी नैया को पार लगाया। पहला मानुस कौन था, ह्यूगो डिवेरिस। इवोल्यूशन में इसका नाम सुना है ना, किस किस ने सुना है बताओ। ये जो दो भले मानुस आए, इन्होंने ये बोला, इन्होंने क्या करा, मैं करके दिखाता हूं एक्सपेरिमेंट। ये कहां से थे, ये थे हॉलैंड से, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने काम किया ऊनोथेरा पे, ठीक है, इवनिंग प्रिमरोज भी बोलते हैं इसे।
अब एक और हमारे पास साइंटिस्ट आए, वो भी बड़े अच्छे मानुस थे। वो कौन थे हमारे पास? कार्ल कॉरेंस। ये थे जर्मनी से। इन्होंने क्या बोला? मैं कर दूंगा जियामेज पर। अब मैं बताता हूं होता है या नहीं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके पास हमारे पास और आए इसके बाद, वो कौन थे? टेस्मार्क, ठीक है। वो कौन थे? टेस्मार्क। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, ये पता है कहां से थे? ये मेंडल की कंट्री से थे, ऑस्ट्रिया से, ठीक है। और ये आपके कहां से थे? हॉलैंड से। ही वॉज फ्रॉम हॉलैंड। इसने क्या किया? इसने कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ले लिए जनरली और उन पे ये करके दिखाया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तो यहां से मेंडल की कहानी की, जिंदगी की कहानी फिर से शुरू हो गई। और अब हम बाकी की चीजें, मेंडल का एक्सपेरिमेंट इन डिटेल, लॉस हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने बहुत ही बेसिक्स, बहुत ही अच्छी चीजें पढ़ी हैं मेंडल के बारे में, उसकी कहानी, उसकी जिंदगी कैसे शुरुआत हुई, कैसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना, और यहाँ पर पे प्योर लाइन को हमने समझा, वहाँ का कंक्लूजन क्या आया वो देखा, प्लस में कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने देखा कि वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, मटर में ऐसा क्या था? चाइना रोज कह रहे हैं मटर में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था? मुझे तो तुम अब हर एग्जाम्पल में रटते बैठते हो, मेरे को क्यों नहीं किया, मेरे में एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया? फिर हमने किया कि मेंडल का वर्क क्यों पब्लिश नहीं हुआ, व्हाट वर द रीजंस। देन वी स्टडीड कि उसकी जिंदगी शुरू हुई, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दैट वॉज अ होल रोलर कोस्टर राइड। तो मेंडल की जिंदगी बहुत अच्छी शुरू हुई, फिर डाउन ग्राफ, फिर तुम्हारा भला करने के लिए कोई ना कोई आएगा अगर आपने अच्छा काम किया है। तो इसी तरह तुम भी अपना भला करते रहो, हैं, और वेट मत करो किसी और का कि तुम्हारा कोई भला करे, मेहनत तो करो उसके लिए, तो तुम्हारी जिंदगी भी चलती रहेगी। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं ये सेशन, और मैं चाहती हूँ कि आप बाकी दोनों सेशंस, पहले ये वाला और इससे पहले वाला सेशंस देखो, ताकि हम मिलेंगे अगले सेशंस में और समझेंगे सारे एक्सपेरिमेंट एंड लॉस को। थैंक यू।